फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। गाज़ी रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर के हवाले से जो शहरियों को मसाइल का सामना है, जो इलाका मकीनों को मसाइल का सामना है, क्योंकि वाज़ेह रहे कि यहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो 70% तक तबका है वो ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब पॉलिसीज़ बनाने की बात आती है तो ये सनतकारों के लिए पॉलिसीज़ बना ली जाती हैं, बड़े बड़े माफियाज़ के लिए पॉलिसीज़ बना ली जाती हैं, शहरों में काम करने वालों के लिए पॉलिसीज़ बना ली जाती हैं, लेकिन जो देही इलाकों के किसान हैं उनके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जाती। क्रशिंग सीज़न ताख़ीर का शिकार हो रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसका नुकसान क्या होगा। शुगर मिल्स पैसा कमा रही हैं, हुकूमत टैक्सेशन ले रही है, लेकिन जो आम फार्मर्स है उसको किन मसाइल का सामना है। और इसके अलावा जो गंदम की अभी पैदावार शुरू होने लगी है, लेकिन हुकूमत की जानब से जो सर्टिफाइड बीज है वो नहीं मिल रहा, खाद आए दिन महंगी होती जा रही है, नहरी पानी का मसला होता जा रहा है। तो इन मसाइल से किसानों को कौन निकालेगा, किसानों को किन मसाइल का सामना है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जब बात की जाए किसानों के इश्यूज़ की, तो आज हम किसानों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या इश्यूज़ है, किस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है, किस तरह से हुकूमत की जानब से जो अमदादी कीमत है वो बर वक्त तय नहीं की जाती, अगर की जाती है तो बहुत कम होती है, क्रशिंग सीज़न बर वक्त शुरू ना होने के क्या नुकसान आता है, और इसके अलावा किन किन इश्यूज़ का सामना जो हुकूमत की जानब से नहीं सुने जा रहे। हमारे साथ फार्मर्स मौजूद है, जानते हैं। जी बताइएगा क्या क्या मसाइल हैं आपको। सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा इशू ये है कि ये जो आए दिन 10-15 दिन बाद पेट्रोल महंगा किया जाता है 10 से 15 रुपये, इसका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। हम खाद है जो उसका सुबह को कुछ और रेट होता है, शाम को कुछ और होता है। ये गवर्नमेंट है ना जो ये जो कीमत है ना, जो ये कीमत बरकरार कर दे ताकि हम खाद ले सकें, और हमारी जो फसल है ना उसका कोई हमें मुआवजा नहीं मिल रहा। और सबसे बात तो हम ये है कि हमें बीज नहीं अच्छे मिलते मार्केट से। बीज जो भी मार्केट से मिलते हैं वो नाकस और पुराने बीज मिलते हैं, जो बोते हैं तो वो उगते नहीं हैं, फिर हमें नए बीज लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। और गवर्नमेंट, हम बार बार गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं इस चीज़ का कि हमें अच्छे बीज दिए जाएँ और सस्ती खाद मुहैया की जाए। और पेट्रोल डीज़ल जो हमारे सबसे ज़्यादा हमारा इस्तेमाल में डीज़ल आता है, तो वो भी हमको कल को कुछ और कीमत होती है और कुछ ब्लैक मार्केट में मिलता है। अगर पेट्रोल रात को महंगा होना होता है तो दिन को पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं कि पेट्रोल नहीं मिलना। ठीक है, हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हमारे हकूक़ हमको दिए जाएँ। हमारा बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बीज की आपने बात की, तो महकमा ज़राअत आपको अच्छे बीज नहीं दे रहा सर्टिफाइड। महकमा ज़राअत तो बीज मिलता ही नहीं है, उधर से तो हमें बीज मिलता ही नहीं है। अगर मार्केट से लेते हैं ना तो वो बीज जो पुराना पड़ा होता है वो दे देते हैं एक बार, जब वो उगता नहीं है तो उनके पास जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वो कहते हैं ये अच्छा है ये ले जाए। उससे आधा बीज हम बो लेते हैं, उसके पैसे तो हमारा नुकसान हो जाता है। जो आधा होता है वो कहते हैं ये वापस कर दें, आप ये अच्छा ले लें। मार्केट में भी चोर ही बैठे हुए हैं। ये सब गवर्नमेंट के जो है ना, ये जो आड़ती हैं ना, ये सब ब्लैक में बीज बेचते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मज़ीद भी किसान मौजूद है। जी बताइएगा आपके क्या इशूज़ है कमाद के हवाले से। हाँ जी सर जी, ये तो महंगाई बहुत कर रहे हैं, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, गरीब आम जड़ी बहुत परेशान है इसके लिए, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, सभी बहुत परेशान है। जी क्या कहेंगे आप, किन इशूज़ का सामना। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। जी क्या कहेंगे आप, किन इशूज़ का सामना आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी कर रहे हैं आवाम की हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये उनको ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो क्योंकि गरीब बंदा पहले कमाता था तो सारे घर वाले खाते रहे, अब चार चार भी कमा रहे हैं तो गुजारा नहीं हो रहा। पेट्रोल महंगा करी जा रहा है, ये अपना सोच रहा है, आवाम का नहीं सोच रहा, तो ये गलत कर रहा है जो भी कर रहा है। जी क्या कहेंगे आप, यहाँ पर जो किसानों को किन इशूज़ का सामना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं तो ये कहूँगा कि हर बंदे को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। तो वज़ीर आज़म को किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। पेट्रोल आए दिन महंगा होता है। इस महीने में तकरीबन 2 मरतबा पेट्रोल बढ़ चुका है। पिछले दिनों हमने पेट्रोल डलवाया तो उसको रेट था 127 रुपये कुछ पैसे थे, तो अभी 10 दिन नहीं हुए तो 140 रुपये लीटर पेट्रोल चला गया। तो लिहाजा उनको आवाम के ऊपर
रहम करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, हर गरीब का ख्याल करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो यहाँ पर किसान है आम छोटा, उसका ज़राअत पर सारा दारोमदार है फसलों पर, तो आप मुझे बताइएगा इसकी वजह से किन इश्यूज़ का सामना है? इसमें यह है कि किसान बेचारा जब बीज लेने जाता है तो उसको अच्छी रियलिटेशन नहीं मिलती, बीज अच्छा नहीं मिलता, जब लेके आता है तो बीजता है तो उसकी फसल सही पैदावार नहीं होती। जब उनके पास दोबारा जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास तो यही है, हमें जिस तरह मिलता है हम वही दे रहे हैं। हमने ख़ुद भी 1-2 दफ़ा मदरसे के अंदर बीज लगाए तो हमारे साथ भी इसी चीज़ का इशू बना है। तो लिहाजा उनको चाहिए कि महकमा ज़राअत है वो भी किसानों पर रहम करें, तो उनको अच्छी चीज़ दें ताकि उनका रोज़गार अच्छा हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ सूबाई नायब सदर पाकिस्तान किसान बोर्ड मियां रेहानुल हक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। ये सब मुझे बताइएगा, किसानों ने भी जो कहा आपके सामने है, तो आप मुझे तफसीलन बताइएगा कि फार्मर्स इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़े जो किसान के मसाइल हैं वो क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान के मसाइल तो शुरू दिन से ही होते हैं, मगर हुकूमतें जो हैं वो उसकी मदद करती हैं और हमेशा हुकूमतों की मदद से ही किसान को जो अपना अच्छा रोज़गार मुयस्सर आता है। अब सूरत हाल ये है कि पिछले कई सालों से ये हाल है कि किसान जो है दिन ब दिन पिसता जा रहा है। उसकी जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी कीमत बाज़ार में नहीं अच्छी मिल रही, उनकी कीमतें गवर्नमेंट उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही और ना ही उनकी अमदादी कीमत उसके अखराजात को मद्देनज़र रख के मुकर्रर की जाती है। गन्ना है, गन्ना औने पौने ख़रीदा जाता है, गंदम औने पौने ख़रीदी जाती है, कपास और चावल और जो मकई की फसलें हैं या जितनी भी नकदावर फसलें हैं वो सारी उनकी कीमत उसके अखराजात से मैच नहीं करती। अब सूरत हाल ये है कि हमारा कई सालों से किसानों का मुतालबा रहा है कि गवर्नमेंट फसल की आने से पहले उसकी इमदादी कीमत मुकर्रर करे और उस इमदादी कीमत को किसान के अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए मुकर्रर किया जाए। अब गंदम है, गंदम की इमदादी कीमत इतनी कम है कि उसके अखराजात पूरे नहीं होते। फिर गवर्नमेंट गंदम कम पैदा होती है और उसके अलावा नाकस बीज और खादें महंगी और डीज़ल महंगा और उसके तमाम अखराजात इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि किसान को जो है गंदम में भी नुकसान उठाना पड़ता है और फिर गवर्नमेंट को अपना मजबूरन गंदम बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ती है, जिस पे कसीर ज़र मुबादला भी गवर्नमेंट का खर्च आता है। यही अगर अपने किसान को गवर्नमेंट फैसिलिटी दे दे, उसको अच्छी चीज़ें फ़राहम कर दे, सस्ती चीज़ें फ़राहम कर दे, उसकी जो अपना अखराजात है वो कम हो जाएँ और वो ज़्यादा गंदम उगाने के काबिल हो जाए और मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी कर सके। इसी तरह गन्ने का मसला है, गन्ने की कीमत इतनी कम होती है, ये पूरे एक साल की फसल है, तमाम फसलों में से बड़ी फसल जिसे हम मेजर फसल कहते हैं वो गन्ने की फसल है। अब गन्ने की फसल एक साल मेहनत करने के बाद भी अगर वो अपना पूरा अखराजात पूरे नहीं करती तो किसान फिर मजबूर हो के दूसरी फसलों की तरफ जाना चाहता है और वो दूसरी फसलें लगाना चाहता है, जिसकी वजह से गन्ना कम पैदा होने की वजह से फिर मुल्क में चीनी की अपना किल्लत पैदा हो जाती है। फिर चीनी भी जब बाहर से मंगवाते हैं तो वो भी अपना मुल्की ज़र मुबादला ज़ाया होता है। इसी तरह कपास का आपने देखा है, कपास पिछले कई सालों से पाकिस्तान उसमें काफ़ी खसारे का सामना कर रहा है। कपास दिन ब दिन पाकिस्तान से ख़त्म होती जा रही है और हम कपास भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वो मुल्क जो किसी ज़माने में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे कपास पैदा करने वाला मुल्क था, अब वो मुल्क कपास बाहर से इंपोर्ट कर रहा है और कपास इंपोर्ट करने के बाद फिर हमारा वो जो धागा या कपड़ा बन के बाहर जाता है वो इतना कम कीमत में बाहर मिलता है कि हमारे जो टेक्सटाइल के शोबे के लोग हैं उनको भी काफ़ी जो नुकसानात का सामना करना पड़ता है। हमारा टेक्सटाइल का शोबा भी काफ़ी बदहाली का शिकार है, चूँकि ये हमारा मुल्क एक एग्री बेस्ड कंट्री है। एग्री बेस्ड कंट्री में हमेशा ये होता है कि गवर्नमेंट की जो है सरपरस्ती उसमें होती है। अगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं होगी तो ज़मींदार जो है वो खुशहाल नहीं होगा और ना ही अपनी फसलों की तरफ सही तरह से मेहनत कर सकेगा। अब हालिया इशू ये सब मुझे बताइएगा, क्रशिंग सीज़न के हवाले से तख़ीर होती जा रही है, ये फार्मर ज़िम्मेदार है, इसका मिल ओनर ज़िम्मेदार है, शुगर मिल वाला, या हुकूमत ज़िम्मेदार? जी, इसकी हुकूमत और शुगर मिल माफिया ज़िम्मेदार है। किसान तो उसकी कोशिश होती है कि जब उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है तो वो एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसके अखराजात बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसके कैलकुलेटेड जो अखराजात होते हैं वो उससे उसकी पैदावार से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी जो अखराजात है वो उसकी वजह से उसे मुआशी नुकसान से उठाना पड़ता है। इसलिए उसकी तो कोशिश होती है कि जैसे उसी फसल पक के तैयार हो वो फौरी तौर पर उसे हार्वेस्ट करके उसे के सही मुकाम पर पहुँचाए। अब शुगर मिलें अगर क्रशिंग सीज़न लेट कर रही हैं तो उसमें या तो शुगर मिल वालों का फ़ायदा है या उसमें वो जो दरमियान में मिडल मैन
मैन है उसका फ़ायदा है। उनकी कोशिश ये होती है कि शुगर मिल जो है लेट स्टार्ट की जाए, जिससे उसके सुक्रोज लेवल जो एक टेक्निकल टर्म है वो जो चाहते हैं कि वो बढ़ जाएं, मगर उससे ज़मींदार का नुकसान ये होता है कि गन्ना दिन ब दिन फिर अपना वज़न कम करता है, जिसका उसको नुकसान ज़मींदार को होता है, क्योंकि गन्ना जो है बाई वेट सेल होना होता है। जैसे मुझे ये बताइएगा, फार्मर जब तखीर करती है मिल्स, तो वो अपनी गुड़ या शक्कर क्यों नहीं बना के बेचता, वो महंगी पड़ेगी? वो बात ही एक्चुअली ये है कि जो छोटे फार्मर हैं वो तो ये काम कर सकते हैं, गुड़ शक्कर बना सकते हैं, जो 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ वाले फार्मर हैं। अब जो बड़ा फार्मर है जिसकी अपना जो गन्ना है वो उसने मिल में ही देना होता है, वो ये काम नहीं कर सकता। छोटा मोटा तो वो छोटा कर लेता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, मगर ये ज़्यादा नहीं कर सकता। वैसे भी गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से गुड़ बनाने पे पाबंदी लगाई हुई थी। अब वो पाबंदी जो है वो उठा तो ली गई है, मगर उसमें यह है कि अभी ज़मींदार को उस तरफ आने में कुछ टाइम लगेगा, और वैसे भी वो मेहनत तलब काम है। ज़मींदार तो पहले ही मुआशी तौर पे पिसा हुआ है, इसलिए वो जो है इस तरह के जो है एडवेंचर उस पर का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला आपने बताया, तो ये जो गन्ने की बजाय कोई और फसल लगाने की जानब किसान क्यों नहीं जाता? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मगर किसान जो है हमारा एक रवायती किसान है। इसको गन्ने की जो किसान गन्ना उगा रहा है या गन्ना लगा रहा है उसका ज़्यादा उसमें तजर्बा है। अब अगर उसको हम मोटिवेट भी करेंगे कि आप गन्ना छोड़ के कोई और फसल लगाओ, तो बड़ी मुश्किल से वो उस तरफ माइल होगा, क्योंकि हर किसान का एक अपना और हर ज़मीन का एक अपना बिहेवियर है। हर जो ज़मीन गन्ने के लिए बेहतर है उसमें गन्ना ही लगाया जा सकता है, गंदम के लिए बेहतर है, जो कपास के लिए बेहतर है, बाकी फसलात के लिए बेहतर है। वो हमारा रवायती किसान जो है उसको ये जो चीज़ जो है ये मोटिवेट करना ज़रा मुश्किल होता है। अगर वो ऐसा कर ले तो कम से कम ये है कि जो माफियाज़ हमारे मुल्क के हैं वो तो कंट्रोल हो सकते हैं। ये हमारा तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप अगर ज़मींदार को कोई नहीं मदद नहीं करोगे तो किसान फिर दूसरी फसलों की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा, जिसका नुकसान फिर गवर्नमेंट का ही होगा। जिस हवाले से किसानों से बात की तफसील के साथ, तो उनका जो मतमा नज़र है कि यहाँ पर हुकूमत या माफियाज़ जब ये मिलकर काम करते हैं तो उसका अल्टीमेटली नुकसान आवाम को होता है। यहाँ पर शुगर मिल्स माफिया और हुकूमत जब मिल के काम करती है, जब शुगर मिल्स वाले असम्बली में पहुँच जाते हैं, अपने खिलाफ कोई भी कानून साजी नहीं होने देते या अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, तो उसका नतीजा आम फार्मर्स की जो मुआशी सूरत हाल है वो ख़राबी की सूरत में निकलती है। और ये फार्मर्स का कहना है कि फ़सल तब्दील करना ऐसे ही है जैसे वो अपना इलाका तब्दील कर ले, क्योंकि जो रवायती फसलें लगी हुई हैं जिसमें उसका मुनाफा बेस कर रहा है और जिसकी बेस पर उसने सारा साल चलाना है, तो वो कोई भी एडवेंचर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसका घर नहीं चलेगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, यहाँ पर हम फार्मर्स के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर बात करें तो अभी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं, जो अभी बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये बराह रास्त जिस तरह से तमाम शुबों को मुतासिर करती हैं, किसान थोड़ा ज़्यादा ही मुतासिर होता है, क्योंकि पिसा हुआ तबका पहले से है, पहले से जो इसकी पैदावारी लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहले से ये अपनी फसल यहाँ पर फौरी तौर पर बेचने पर मजबूर होता है, क्योंकि जो कर्ज़ है इसने वो भी देना होता है, जो तमाम चीज़ें इसने ख़रीद कर डालनी है, जिसमें बीज हो गया, जिसमें खाद हो गई। इसी तरह से अगर ट्रैक्टर ये चलाता है तो फिर लाजमन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर बराह रास्त असर करेंगी, ट्यूबवेल है उस पर भी असर करेंगे, जिसकी वजह से इसका रेट है मार्केट में मुनासिब नहीं मिल पाता। अगर हम बात करें यहाँ पर चावल की, तो अभी चावल की पैदावार शुरू हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से इमदादी कीमत तय नहीं हुई, तो यहाँ पर मिडल मैन यानी कि आड़ती जो इससे सस्ते दामों चावल उठाएगा और फिर महंगे दामों वही बासमती हमें जो 200 रुपये की मिलेगी। तो ये एक बड़े मसले हैं, इनसे इन्हीं मसाइल पर बात करते हैं, जानते हैं कि इन मसाइल का किस तरह से ये सामना कर रहे हैं। जी, मुझे बताइएगा यहाँ पर अभी कौन सी फसल चल रही है और जो अभी पेट्रोल महंगा हुआ है इसकी वजह से अभी जो गंदम की काश्त होनी है या अभी जो कमाद मिल्स में लेके जाना, उसमें कितना ज़्यादा जो खर्चा वो आपका आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहली गल तो है जी कि जदों भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंदियां, सब तो पहला असर हुंदा ही ज़मींदार ते।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੰਦਮ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਰੇਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਖਰਚਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਯਕਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਤਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਦ ਨਾ ਬੀਜ, ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਦ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬਿਲकुल ਹੀ ਪਿਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, लेकिन ज़्यादा असर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। जो किसान कार्ड दिए थे कि खादों पर सब्सिडी मिलेगी, उसका कोई फ़ायदा हुआ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲकुल कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। सब्सिडी की 1 रुपया बल्कि खादा महंगियाँ मिल रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर खाद का अभी क्या रेट है और चंद माह पहले क्या रेट था, और ये भी बताइएगा कि क्या समझते हैं क्यों ये महंगी हो रही है और उसके क्या असरात मुरतब होंगे, आप बताइएगा। नहीं, रेट तो पहले शहर ते साढ़े पिंडा की निस्बत रेट का बड़ा डिफरेंस होंदा है। अगर शहर 4000 रुपए की खाद की बोरी है तो इतने पिंड आउंदियां तक फिर आड़ती को लैके ड्यू लगदियां तक वो बोरी 5-5.5 की किसान नूं मिलदी। फिर उस खाद उधार देण ते महंगी देण ते ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ जल्दी फसल ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ सस्ते दामां ते ले ली जाती, ਉਹਦਾ बेचारा होर पिस जाता था। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ और भी फार्मर्स मौजूद है और जिस तरह से ये बता रहे थे कि यहाँ पर आड़ती के डबल फ़ायदे हैं। एक तो वो खाद महंगे दामों बेचता है जो खाद डीलर है, फिर जब फसल है वो टाइमली उठा लेता है सस्ते दामों और डबल ये फ़ायदा हासिल करता है। तो इसी हवाले से मज़ीद भी मौजूद है। किसान जी, आप बताइएगा आपको किन मसाइल का सामना है? सर जी, खाद का सब तो बड़ा मसला तो यह है कि पहले खाद जी सी नेट्रोफास अज तो 2 महीने पहले 3900 की बोरी मिलती सी, हूँ वो डीलर ज़्यादा 4500 की बोरी सेल करते हैं और वो अवेलेबल भी नहीं हैगी मार्केट के। जिसे डीलर को पूछने हैं वो कहने सेल बंद है। DAP का भी ये पोजीशन सी कि 6000 की सी, ऐसे 7000 तो वो भी अवेलेबल नहीं हैगी। ठीक, किसान वास्ते टोटली परेशानी है सर जी। वो वजह कि पैड़ी में 2 बोरियां DAP चाहिए। ठीक है, वो तो इन्ना खर्चा अफोर्ड ही नहीं करता। जिसे साड़ी जिनस होंगी हूँ साड़ी मुंजी का रेट है 1200 रुपये, जिसे वो अपना चली जाती यार्दियों को वो हो जाती 1800 रुपये की। साढ़े वास्ते खाद का भी बहुत मुश्किल है तो बीज वगैरह जो सही अच्छे बीज ही नहीं सकते, कोई साढ़े को वसैल ही नहीं है। अच्छा, बी लैन ली तुसी महकमा ज़राअत को क्यों नहीं जाते? महकमा ज़राअत को भी सारी कीमत बहुत ज़्यादा की, कास्ट बहुत ज़्यादा की। असी कणक सेल की थी 1800 तो हूँ सानू मिलती 5000 तो बीज की शक्ल। अच्छा, मैनू ये दसो खाद के हवाले ना तुसी गल कीती ते 2 नंबर खाद का भी कोई इशू है? 2 नंबर खाद सर जी DAP बहुत ज़्यादा आती, जिहदी वजह तो छोटा दुकानदार जो खरीददा ही नहीं तो ज़मीनदार परेशान इस वास्ते कोई पैसे देंदा 1 नंबर दे तो उन्होंने बीज अपना खाद मिलती 2 नंबर। वो पहचान किसी 100 बंदे नूं हुंदी, ठीक, सारे बंदे की पहचान भी नहीं हैगी। 6000 ਉਹਦੇ ਤਦਾਰਕ ਲਈ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? नहीं सर जी, साढ़े अपने वसैल ही नहीं पूरे होंगे, एप्लीकेशन की नहीं हुकूमत। असी तो अपनी रोटी के मसले चो निकलते। छोटा जिम्मेदार जो है ना सर जी, वो तो अपनी परेशानी चो निकलता, अपनी परेशानी चो निकले तो हुकूमत वाल जाए ना। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? हुकूमत नूं सर जी जो माफिया है ना, माफिया कंट्रोल करना चाहिए। ठीक, रेट कंट्रोल करना चाहिए। किसी चीज़ का भी एक रेट नहीं है। एक दुकानदार को चले जाओ कोई चीज़ 4000 दी, दूसरे दुकानदार को चले जाओ वो चीज़ जी 4500 रुपये दी। किसान अपने मिल के कोई एसोसीएशन क्यों नहीं बनाते? सर जी, साड़ी एसोसीएशन अपना किसानों की बनती क्यों नहीं, कामयाब ही नहीं होंगी। वो वजह कि सब तो ज़्यादा मसले छोटे किसानों ने, तो छोटे किसान जो वो तो रोटी के सिलसिले से बाहर नहीं जाता, वो अपने वसैलों तो बाहर नहीं निकलता। अच्छा, तुसी समझदे हो कि माफिया लुट के खा गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ? मैं भी अर्ज करना पिया कि साढ़े छोटे जो जमींदार है ना सर जी, ਇਹਦਾ रोटी का सर्कल चले तो बाहर निकले ना। ये तो परेशानी जो आड़ती दी परेशानियाँ, अपना जमींदार अपना कर्ज दी परेशानियाँ, फसल बीजने वास्ते भी टोटल कर्ज लेना पैंदा। जैसे असी कर्ज लैके फसल बीजने हैं, फसल जैसे जमींदार अपना आड़त ही देने साढ़े उस वेले वसैल ही नहीं पूरे होंगे, पिछला खर्चा भी नहीं पूरा होंगे, उसकी कीमत नहीं डाउन होती। थैंक यू। नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक और फार्मर मौजूद है और ये वाक़यातानी एक बड़ा मसला बन चुका है कि फार्मर्स के एंड पे छोटे जो ज़मींदार हैं उनके लिए मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं और जो बड़े ज़मींदार हैं उनके लिए तो मसाइल बेशक कम होंगे, लेकिन ये वही फसलें, वही आड़ती, वही मिडल मैन है जो इनको लूट के खा रहा है और वही हुकूमत के डिपार्टमेंट है जो इनके लिए कुछ नहीं कर रहे। मुझे बताइएगा जी, किन मसाइल का सामना आपको? सर, जो डीजल पेट्रोल महंगा होया इस वजह तो सानू बोर चलाने का बड़ा मसला है। नहरी पानी साडा बिल्कुल बहुत कम है। ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਣਕਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਫਸਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਖਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। DAP ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਗੰਦਮ ਲੱਗੇਗੀ ਹੁਣ?
सर गंदम इन्नी महंगी लगेगी, कम से कम 30,000 रुपया किले ते खर्चा आएगा, 1 एकड़ ते खर्चा आएगा। पहले टोटल खर्चा होता है 10-15,000 रुपया। खादा बहुत महंगी होंगी, खाद डबल कीमत हो गई, खाद जड़ी बीजो डबल कीमत है बीजने पे। अच्छा मैनू ये दसो क्रशिंग सीजन ਜਿਹੜਾ शुरू नहीं हो रहा ਇਹਦੀ वजह तो ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਸਰ ਕਮਾਲ ਕਾਫੀ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਕਮਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਕਣਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੰਡੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਸਰ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆੜਤੀ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਹ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਹ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ? ਸਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 300 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, 300 ਤੋਂ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੂਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਪੇਮੈਂਟ नहीं सही टाइम ना मिलती, तुलना में उन्हें अपनी मर्जी ना ले। नाज़रीन यहाँ पर हमारे साथ फार्मर्स मौजूद थे और ये एक बड़ा मसला बन चुका है। कहा जाता है कि ज़राअत जो है वो 70% लोग वाबस्ता हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वसाइल जो है वो हम दूसरे कामों में झोंक रहे हैं, ज़राअत वालों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया। जो छोटा फार्मर्स है उसके लिए बड़ा मसला है कि यहाँ पर वो ट्रैक्टर या इस तरह के दूसरे जो ज़रूरी आलात है उस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, उसको इस सिलसिले में कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। ट्यूबवेल का जो रेट है वो महंगा पड़ता है, उसको बिजली का यूनिट वो भी बढ़ा दिया गया है। सस्ते कर्जे बैंकों में दस्तयाब नहीं है, ज़रूरी तरक्याती बैंक बनाया गया था, लेकिन अब उसका भी जो इंटरेस्ट रेट है वो बाकी बैंकों के बराबर हो चुका है। और इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रैक्टर चलाने की, तो जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहाँ पर यूज़ होंगी तो उसके रेट्स भी अल्टीमेटली बढ़ जाएंगे और मंडी तक कोई भी चीज़ पहुँचानी है या कोई भी चीज़ काश्त करनी है तो वो यहाँ पर दुगने दाम होगी। यहाँ पर फार्मर बता रहे थे कि पिछले वर्ष जो गंदम फ़ी एकड़ खर्चा 15,000 आया तो वो 30,000 इस बार आएगा। ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिनका उनको सामना है। नाज़रीन अभी हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद भी फार्मर्स एसोसिएशन के अहदेदारान से बात करते हैं। भाई वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। भाई वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन बात की जाए यहाँ पर फार्मर्स के इश्यूज़ की, तो उसमें किसी हद तक हमें अक्सर लगता है कि फार्मर ख़ुद भी ज़िम्मेदार होता है कि वो सिर्फ़ रवायती फ़सलों के पीछे भागता है। वो गंदम लगा देगा, वो कमाद लगा देगा, चावल लगा देगा, मकई लगा देगा, इसी तरह से कनोला लगा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बहुत सारी गैर रवायती फ़सलें, बहुत सारे गैर रवायती काम जिनमें पैसा ज़्यादा हो सकता है उस जानब नहीं जाएगा। तो आज इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान किसान कौंसिल के अहदेदारान मौजूद है, हमारे पास जिद्दत पसंद फार्मर्स मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले सदर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान किसान कौंसिल के। तार साहब मुझे बताइएगा क्या वजूहत नज़र आती हैं आपको? शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू के लिए आज वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमें जो रवायती काश्तकारी है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। जितनी हमारी मुल्की ज़रूरियात है ज़रिए जनास की उसके मुताबिक हमें काश्त करनी, और हर छोटे बड़े ज़मींदार को कुछ एरिया अपना ज़रूरी रकबे का जो है वो जिद्दत पसंद तरफ फसलों की तरफ लेके जाना चाहिए, जिसमें सागवान आता है, जिसमें हमारे अनार आते हैं, जिसमें हमारा चीकू का फल आता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो नकद आवर भी है और बहुत ज़्यादा हमें इसका माशी तौर पे भी फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो हमें अपने काश्तकारों को और जो काश्तकार के नुमाइंदे हैं और हुकूमती सतह पे जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको मिल बैठ पे हमें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ताकि काश्तकार को वो वसाइल और वो सहूलत और वो टेक्निकल सपोर्ट मिल सके जिसकी बिना पे वो जदीद काश्तकारी भी कर सके, जदीद फसलें और पौधे भी लगा सके, जिससे उसे फ़ायदा हो। इसमें होता क्या है कि काश्तकार के पास पैसे नहीं हैं, पैसे अगर होंगे
तो वो अगर पौधे ले भी लेगा कीमती पौधे, तो उनकी अगर वो टेक्निकल तरीके से देखभाल नहीं कर सके तो वो ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से हमारे जो काश्तकार हैं वो जद्दत पसंद की तरफ नहीं आ रहे, जदीद काश्तकारी की तरफ नहीं आ रहे। हमें आना चाहिए ताकि हम तरक्की कर सकें। दूसरा जो मौजूदा सूरत हाल है कि जो हुकूमती पॉलिसी हैं वो नामनासिब हैं तमाम। देखें, जो काश्तकार है वो एक पहिए की हब है और उसके लेफ़्ट राइट जो है ना वो तमाम जो कारोबारी हजरात हैं वो टच हैं। जब वो एक तार पहिए की टूट जाएगी तो वो पहिया उस स्पीड से नहीं घूमेगा। हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाहिए, हमें शुगर इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाहिए, हमें लूम इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं। अगर एक सेक्टर भी बैठ जाएगा, अब जो पिछले दिनों में शुगर इंडस्ट्री के मामला आ रहे हैं, काटन के मामला आ रहे हैं, तो हुकूमत को ये 2-4 माह पहले हल कर लेने चाहिए थे, ताकि जो काश्तकार का गन्ना लगा हुआ है 24 लाख एकड़ से ज़्यादा, अब अगर शुगर इंडस्ट्री लेट चलेगी तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? हुकूमत ज़िम्मेदार होगी, शुगर इंडस्ट्री वाले ज़िम्मेदार होंगे, काश्तकार ज़िम्मेदार होंगे। अगर टेक्सटाइल सेक्टर काटन प्रॉपर रेट पे नहीं ख़रीदेगा तो हमें नुकसान होगा। हम चाह रहे हैं कि जब हुकूमत महंगाई करती है तो वो सहारा लेती है कि जी डॉलर की कीमत ज़्यादा होगी, इंटरनेशनल लेवल पे ये मामला। हम एक प्रपोज़ल देते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि तमाम ज़रिए अजनास या तमाम ऐसे मामलात उनको आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मेंटेन कर दें। हमें गंदम का प्राइस जो है, काटन की प्राइस है, वो इंटरनेशनल डॉलर की कीमत। आज से चंद साल पहले जब डॉलर 98 रुपये का या 110 रुपये था, उस वक्त भी मूंजी का रेट 2200-2300 रुपये फ़ी मन था, और आज भी यही है। आज पेट्रोल की कीमत आसमान तक पहुंच गई है, डॉलर का रेट डबल हो चुका है। तो क्या ज़रिए अजनास का रेट डबल नहीं होना चाहिए था? जो मज़दूर की तनख्वाह है उसको गौर नहीं होना चाहिए? जो सरकारी मुलाजिम है उसकी तनख्वाह भी डॉलर पे। जब हमने चलना ही डॉलर पे है तो हर चीज़ को डॉलर के साथ मुंसलिक कर दिया जाए, ताकि लोगों के अबहाम भी ख़त्म हो सके, जो तनाव है वो भी ख़त्म हो सके, हर बंदे को अपना पता हो कि मैंने इतना कमाना है, इतना लगाना है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट वो मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर आपने ज़राअत पढ़ी है, तो ये जो नई से नई फसलें हैं, नई से नई जिद्दत है, इसमें ज़्यादा अखराजात आते हैं जिस वजह से किसान अवॉइड करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम प्लांट लेके आते हैं उसकी जो कीमत होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि जब उसकी हमें यील्ड आती होती है तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें मैक्सिमम हासिल होता है। तो अगर अखराजात के लिहाज से हम बात करें तो इसके इतना ज़्यादा अखराजात नहीं है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि हम कोई जंगल लगाते हैं किसी मखसूस एरिया में, उसके अखराजात ज़्यादा होंगे या मुनाफा ज़्यादा होगा? उसके जो हैं अखराजात इतना ज़्यादा नहीं होंगे। ये है, हमें पहले जो है अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त करना पड़ेंगे, लेकिन उसकी जो इनकम होगी वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होगी लास्ट में। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्रेसिव फार्मर मौजूद हैं, शाहद वसीर, उनसे बात करते हैं। उन्होंने थोड़ी सी जिद्दत लाने की कोशिश की है और नई चीज़ एक यहाँ पर काश्त की है। देखते हैं, उनसे पूछते हैं क्या सोचा आपने। यहाँ पर सागवान काश्त की है, क्या नज़र आया या बस शौकिया लगा ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये सर जो हमने ये प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं, एक तो ये शौक़ भी था, और शौक़ के साथ साथ हम ये चाहते थे कि हमारे किसान भाई जो कि एक आम रवायती प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं या वो लगाते हैं, जैसे किक्कर, टाली, सफ़ेदा हो गया, बेर हो गई, आम हो गया, जामुन हो गए, तो हमारे इन इलाकों में मोस्टली ज़्यादातर वही काश्त होते हैं। अब हमने उनसे हट के एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने बहुत सोर्सेस के साथ इनको प्लांट्स, ये हाईब्रिड प्लांट्स हैं सर। ये जो आपको मेरे पीछे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल के 1 साल भी नहीं, 1 साल की भी एज नहीं है इनकी। और इनकी ग्रोथ मैंने ये देखा है कि जितने भी सफ़ेदास के कहते हैं प्लांट्स, पॉपुलर के प्लांट्स, ये बहुत जल्दी से ग्रोथ होते हैं ये, लेकिन इनके मुकाबले में उनकी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं है जितनी इनकी है। फिर ये सर हाईब्रिड प्लांट है, ये 7 साल में कंप्लीट हो जाता है। 7 साल के बाद इसको हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा से ये नीचे से ग्रोथ होना, इसकी दोबारा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये कितने का आया और 7 साल में इस पर कितना खर्चा आएगा और फिर मुनाफा कितना होगा? सर ये 7 साल के बाद जाके पता चलेगा कि इसका रेट डॉलर के हिसाब से किस कदर है। और अब अगर इसकी प्लांट्स की, अगर आप एक प्लांट जो हमने पहले 1 साल ये पहले लिया था, ये तकरीबन 350 से 700 के दरमियान एक प्लांट की हमें कॉस्ट यहाँ पे पड़ी थी। अब उसके बाद ये प्लांट्स के ऊपर हमारा एक ही बंदा है जो ये एग्रीकल्चर फील्ड से वाबस्ता है,
ये इसकी देखभाल के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको पानी देना पड़ता है। हमने ये ड्रिपिंग सिस्टम एक खुद ही अपना तैयार किया हुआ है। सोलर प्लेटों के पास रख के हमने एक पंप वगैरह तैयार किया हुआ है, जो कि इनके रोड के साथ जो है वो ड्रिपिंग सिस्टम के साथ पानी दे रहे थे। अब जब के मौसम चेंज हो गया है तो हमें पानी की इसकी ज़रूरत नहीं, तो हमने ये पानी हटा के तो इसके अंदर बरसन जो है वो काश्त कर दिया है। अच्छा, इसका मतलब है 1 एकड़ में कितने लगेंगे और उस दौरान आप फसल भी हासिल करते रहेंगे? सर फसल आप एक लिमिट तक हासिल कर सकते हैं। जब इनकी हाइट जो है वो 10-12 फुट से ऊपर नहीं जाती तब तक आप काश्त कर सकते हैं। फसल भी आप आम हर फसल नहीं काश्त कर सकते। कुछ ख़ास फसलें हैं जो कि विंटर सीज़न में आप काश्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो हम यहाँ पे ये फसल भी ले लेते हैं, चारा भी ले लेते हैं। दूसरा ये कि जिसको ये कोरे से, ठंड से, इस तरह की जो डिज़ीज़ जो इनकी जड़ों में, इनके रूट्स में आती हैं, उससे इसका बचाव भी हो जाता है, तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाता है। तो इसके लिए हमने ये किया। और फिर जब एक ये सर्टन लेवल से ऊपर चला जाएगा, फिर इनको, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन के ऊपर इनकी वो जो सूरज की किरणें छुआएँ हैं वो नहीं पड़ेंगी, उतने विटामिन्स जो प्लांट्स को चाहिए सूरज से वो नहीं मिलेंगे, तो फिर इनके नीचे वाले जो प्लांट्स हम दूसरे लगाएंगे या पौधे या जो भी हम फसलें लगाएंगे उनकी ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, 7 साल तक ज़मीन को बाउंड करना, एक मुलाजम रखना, फिर इसके जो अखराजात है वो मीट करना, तो 7 साल में वो पूरे हो जाएंगे? ये सर इससे कहीं ज़्यादा पूरे हो जाएंगे। 1-2 प्लांट की जो कॉस्ट है, जो इनकी सेल प्राइस है 1-2 प्लांट से, उनसे ही हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि हमारे पूरे अखराजात प्लस हमारी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लैंड का हम साल का 60 या 40 या 1000 हम लोग रेंट लेते हैं, अगर ठेके पे देते हैं, तो उसको भी कैलकुलेट करके ये 3-4 प्लांट अगर सही अपने तरीके से अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ हो जाती है, मैच्योर हो जाते हैं, तो हार्वेस्टिंग के बाद 3-4 प्लांट्स जो है ना, उनसे ही हमारी पूरी कास्ट इनसे निकल आती है। अच्छा, अक्सर मसला ये आता है कि कोई भी नई चीज़ लगाई जाए तो उसकी मार्केट उस तरह से नहीं होती, मंडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती जिस तरह से रवायती फसलों को करती है। तो ये सागवान को मंडी कबूल कर लेगी? सर ये सागवान, जिन लोगों को इसकी वुड का पता है वो तो ये इसको सोना समझते हैं। जैसे कि आप कराची में चले जाएं, कमाड़ी है, वहाँ पे कश्ती रानी की हमारी फीड है जो कि बहुत बड़ी है। बलूचिस्तान में है, ग्वादर में है, जहाँ पे कश्तियाँ ये बनती हैं। ये बेसिकली इसकी जो लकड़ी है सर, ये एक आप समझ लें कि जैसे एक एलुमिनियम लाइट वेट है, इसकी हार्डनेस उसके बराबर है। और इसको आप अफ्रीका या मिडल ईस्ट के बाद जो रेगिस्तान है वहाँ पे इसको एज ए इलेक्ट्रिसिटी तनसीबात के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सीमेंट के खंबे वगैरह या दूसरी तरह के लगते हैं, तो इसको उस तरह से भी यूज़ किया जाता है। फिर इनके पोल्स भी बनते हैं। इसका फर्नीचर वर्ल्ड वाइड बेस्ट फर्नीचर जो है वो इस लकड़ी का बनता है, जो बहुत कास्टली है। और जो इसके बारे में नो हाव रखते हैं, जैसे आप कराची की या लाहौर की टम्बर मार्केट है, वहाँ पे आप जाएं, आप कहें कि मेरे पास सागवान के प्लांट्स हैं या मैंने ऐसे इनकी फार्मिंग कर रहा हूँ, तो वो लोग आपको अभी से एडवांस देना शुरू कर देंगे, बुक कर लेंगे कि जी आप हमारे लिए ये प्लांट्स किसी और को नहीं देने, ये हम इनकी खुद आके हार्वेस्ट करेंगे, खुद ही हम ले जाएंगे, आपको उधर ही इसकी पैमाइश करके पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे इसकी। नाज़रीन, यहाँ पर बताया जा रहा था सागवान की जो काश्त की है उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये सूबाई चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान किसान कौंसिल। ज़फ़र साहब, मुझे बताइएगा, यहाँ पर किसानों को आप कायल करेंगे कि वो गैर रवायती फसलों की जानब जाएँ? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, मैं ना उस किसान को करूँगा जो किसान कोई अपनी सख्त रखता है। जो छोटा काश्तकार है ना, वो नहीं कर सकता। जो बड़ा काश्तकार है, दरमियाना काश्तकार है, वो भी कर सकता है। ठीक है जी। जो बिल्कुल छोटा है वो बिल्कुल ना जाए और जाना भी नहीं चाहिए, उसको रवायती में रहना चाहिए। ये इसके ऐसे ही आपको बताया, मैं ये मेरे दोस्त हैं मलिक शाहद वसीर साहब, जनाब ये तब से मुल्क से बाहर थे, अब आए हैं और बाहर बैठ के ये बड़ा अच्छे ज़िम्मेदार साबित होते हैं। इधर के इस गांव के ये बहुत बड़ा ज़िम्मेदार भी संभाल रहे हैं। उधर बैठ के आते हैं अपने काम पे ज़िम्मेदारों को। ये देखो इसने ऐसे ऐसे ये चीज़ किसी ने लगाई फैसलाबाद में, सागवान जो मलिक साहब ने लगवाया है। ठीक है, ऐसे ये हैसियत रखते हैं, ये हैसियत रखते हैं, इन्होंने रिस्क ले लिया है। ठीक है ना, फ़ायदा नुकसान ये तो बाद की बात है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगें, जंगलात लगें, तो ये इस तरह से अगर गैर रवायती जंगलात लगते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे? जी फ़ायदा देंगे,
इंशाल्लाह ये फ़ायदा होगा। ये सही बात है, गैर रवायती भी लगानी चाहिए और हर ज़िम्मेदार को, छोटा ज़िम्मेदार, बहुत छोटा ज़िम्मेदार छोड़ के ना, हर ज़िम्मेदार को इसमें जाना चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए और ये चीज़ें लगानी चाहिए। अनार लगाए, ठीक है ना, फल लगाए, नींबू लगाए, ये सागवान जो है, तो जो ज़िम्मेदार हैसियत रखता है उसको रिस्क लेना चाहिए। बल्कि मैं ताहिर साहब, मलिक शाह साहब को मुतासर होके मैं ख़ुद भी ये रिस्क लूँगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, लोग बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, जहाँ जब आपने कहा कि आप भी लेंगे, तो ये बड़ी लैंड में डेवलप करते हैं, कॉलोनीज़ बन जाती हैं, लेकिन इस जानब कम आते हैं कि जिससे फ़ायदा होगा, लैंड को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, इस जानब लोग कम आते हैं। कैसे इनको लाया जा सकता है, सरकार के साथ मिलकर या इनफरादी तौर पर भी? सरकार के साथ मिलकर आ जाए तो फिर तो बड़ी बात है। सरकार नहीं ना असल में टेंशन लेती, सरकार टेंशन ले, हुकूमत साथ दे, ठीक है ना। यूब रिसर्च है जैसे, ये अदारा है, एक अदारा जो है लोगों को वसाइल दे, ज़िम्मेदारों को गाइड करे, तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इनफरादी तौर पर तो लोग आते हैं, जैसे मलिक साहब आए हैं, और लोग भी आना चाहते हैं। जैसे मैं इनको देख के भी मुतासर हुआ, ताहिर भाई साहब मुतासर हुए हैं, वो भी आएंगे, ठीक है ना। फार्मर करेंगे, हम भी फार्मर करेंगे। जिस हवाले से ये एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर फार्मर्स इंडिविजुअली राग़िब हो रहे हैं गैर-रवायती फसलों की जानिब, रिसर्च करते हैं कि कौन सी ऐसी आइटम है, कौन सी ऐसी जो फार्मिंग है उन्हें मुनाफा दे सकती है, गैर मामूली मुनाफा हो सकता है और दूसरी फसलें भी साथ में काश्त हो सकती हैं। नाज़रीन, कोशिश की आज हमने कि यहाँ पर इस मौजू को कंसाइज़ करते हुए, महदूद करते हुए, कम से कम फार्मर्स को बताया जाए कि वो अगर माफियत से जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए नए नए ऑप्शंस भी उनके सामने हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।